गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट चल रही थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर 3 5th, और जिस भी आप सेमेस्टर में हैं और आपके पास अगर HRM नाम का सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, हमारे यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो चुका था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। और यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज इसका लास्ट पार्ट है, आज ये भी खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोसेस ऑफ HRP यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। कि भैया आपको लोग भर्ती करने या आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, तो उनकी प्लानिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, आपको किस फील्ड में जाना है या किस फील्ड में आपको आगे अपना गोल दिखाना है। एग्जाम्पल, आपको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो आपको टेक्नोलॉजी की फील्ड के बंदे चाहिए होंगे। आपको कंप्यूटर साइंस में बढ़ना है तो उसके चाहिए होंगे, है ना। जिस भी फील्ड में, सेलिंग में चाहिए, सेलिंग के, अकाउंटेंसी में चाहिए, अकाउंटेंसी के, जो आपका गोल है उस साल का, उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वर्कर के, अपने एम्प्लॉय की, है ना। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका प्लान क्या है। ठीक है, आगे बात करें फोरकास्टिंग डिमांड फॉर HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। कि भैया अब आपने एनालाइज कर लिया ना कि आपका गोल क्या है, अब आप फोरकास्ट करोगे यानी कि एक अंदाजा लगाओगे कि आपको उस गोल के हिसाब से कितने लोगों की जरूरत होगी, है ना। तो अब क्या करोगे, अंदाजा लगाओगे। अभी मैं आपको पूरा एग्जांपल समझाऊंगा, ये आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने अपने बनाया है। ठीक है ना, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल समझेंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप अंदाजा लगाओगे कि हमें कितने लोगों की नीड होगी इस गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात करें, अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला अंदाजा मैनेजरियल जजमेंट। सबसे पहले आप अपने मैनेजमेंट के लोग हैं जो टॉप पोजीशन पे, उनसे पूछोगे कि भैया देखिए हमारा ये गोल है, हमें इसके हिसाब से कितने लोग चाहिए होंगे। तो सब लोग अपने अपनी राय देंगे। एग्जाम्पल मान चलिए आपने बोला कि हमें इस साल 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो आप सब बताइए, आप सब मतलब जितने मैनेजर बैठे हैं टॉप लेवल के HR मैनेजर, आप उनसे पूछेंगे कि भैया बताओ 1 लाख की हमें आपका प्रोडक्शन करना है इस साल हमें, तो बताओ हमें कितने लोग चाहिए होंगे। तो सब लोग अपना अपना बताएंगे। कोई बोलेगा सर हमें इतने, अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। कोई बोलेगा सर 10,000 में काम चल जाएगा, कोई बोलेगा 5,000 में चल जाएगा। सब लोग अपने अपने दिमाग से बताएंगे कि सर हमें ऐसे ऐसे बंदे चाहिए होंगे, इतने इतने ये नॉलेज वाले। तो यहाँ क्या होगा, सब मैनेजर अपना अपना राय देंगे। ठीक है, आगे बात करें वर्क स्टडी मेथड। वर्क स्टडी मेथड मतलब एक मेथड होता है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, टाइम एंड मोशन स्टडी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पता लगाते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है। क्या, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है और एक वर्कर एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लेता है। देखिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब एक वर्कर 2 घंटे ले रहा है एक प्रोडक्ट यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए। तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमें इतने, मतलब 1 लाख यूनिट बनाने में कितना टाइम लग जाएगा और कितने वर्कर लगेंगे, है ना भैया। तो ये हो गई, आपको नोट्स के अंदर डिटेल में बता दूंगा मैं। ठीक है, समझाऊंगा नोट्स तब। आगे बात करें, अगला रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं, मतलब कि पिछले सालों में जब हम पे इतना हमें उत्पादन करना था तो हमने कैसे लोगों को भर्ती किया था, मतलब कैसे लोगों को लगाया था। तो पहले के हिसाब को देख के हम इस साल भी वही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज चल रहा 2023 में हम पे ऑर्डर आया था 1 लाख का, तो हम लोगों ने 10,000 लोग लगाए थे, हमारा काम हो गया था। तो हमने इस साल भी 10,000 लोग ही लगा देंगे और काम हमारा हो जाएगा, ऐसे मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये था रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। आगे बात करें, अच्छा वर्क स्टडी वाला है ना, मैं आपको अभी समझा दूंगा इसके बाद। ठीक है, उसका पूरा डायग्राम बना के समझा दूंगा। आगे बात करें मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल की विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, कि कुछ फार्मूलाज होते हैं मैथ के, उनको लगा के पता लगाना कि भैया कितने लोग हमें चाहिए होंगे। ठीक है, आगे बात करें, अगला पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, हाँ फोरकास्टिंग सप्लाई। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आपने डिमांड की फोरकास्ट कर ली, फोरकास्टिंग कर ली कि कितने लोग चाहिए होंगे 4 तरीकों से। अब आप सप्लाई की करोगे कि हमने दिमाग तो लगा लिया हमें इतने लोग चाहिए, लेकिन अब इतने लोग मिलेंगे कैसे, क्या मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे तो क्या दिक्कतें आएंगी। तो अब फोरकास्ट करोगे क्या, सप्लाई की, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आगे बात, अब जरूरी तो नहीं जितना आपको चाहिए उतना वो मिल ही जाए, जरूरी थोड़ी जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल जाए, कुछ तो गैप रह जाएगा। तो उस गैप की दिक्कत, उस गैप को फिल कैसे करेंगे, ये सब है ना। और जब उस गैप को फिल कर लेंगे तो क्या करेंगे, फिर मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे कि अब सारे लोग आ गए, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको अभी तक अच्छे समझ में नहीं आया
तो ठहर जाइए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हमने पॉइंट क्या पढ़ा, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, कि सबसे पहले अपने प्लान को जानेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि हमारा प्लान है क्या। जैसे कि हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि भैया मान लीजिए 2023 में हमें एक ऑर्डर मिला है एक कंपनी से 1 लाख यूनिट। एक कंपनी ने हमसे बोला है कि हमें 1 लाख यूनिट चाहिए आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। हमें ठीक है, अब हम पे 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है हमें, ठीक है। अब 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ये पहला पॉइंट हो गया, हमने एनालाइज कर लिया अपना प्लान को। अब इसको करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, डिमांड कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वर्कर की, कितने वर्कर हमें चाहिए होंगे। तो हमने चारों मेथड का यूज़ किया, सब में दिमाग लगा और हमें पता किया कि हम 10,000 लोग यानी कि 10,000 वर्कर से 1 लाख का प्रोडक्शन आराम से करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। 10,000 वर्कर चाहिए हमें 1 लाख का प्रोडक्शन करने के लिए, 1 लाख यूनिट, रुपए नहीं यूनिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया 10,000 में, अब हमने बात अगला पॉइंट पे आ गए हम लोग, किस पे आ गए, ये रहा फोरकास्टिंग सप्लाई। अब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि 10,000 मिलेंगे कहाँ से। तो हमने देखा कि 10,000 में 5,000 तो हमारे पास अवेलेबल अभी भी है, कि मतलब 5,000 वर्कर तो हमारे पास है पहले से ही, लेकिन 5 और कहाँ से लाएंगे। अब 5 ये वाले मेन बात आएगी इन पे, इनका तो काम हो गया कि 5 तो हम पे है, अब ये मेन 5 कहाँ से आएंगे। तो इन 5 के भी हम पे 2 ऑप्शन है। दोस्तों देखिए, 2 ऑप्शन होते हैं रिक्रूटमेंट के, क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल, कि या तो भर्ती अंदर से कर लीजिए, अंदर मतलब कि जो आपके नीचे लेवल पे बंदे थे उन्हें प्रमोशन करके ऊपर ले आइए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे एक पोस्ट है चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट, किसकी, चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट। यहाँ पे आपको एक बंदा चाहिए, तो इस पोस्ट को भरने के 2 तरीके हैं, या तो जो इससे नीचे अकाउंटेंट होता है, जूनियर अकाउंटेंट मान लीजिए, इसको भी काम आता है चीफ अकाउंटेंट का, या तो इसको प्रमोट करके यहाँ पे ले आइए तो पोस्ट भर जाएगी, या फिर इस पोस्ट को भरने के लिए बाहर से भर्ती कीजिए, बाहर से बंदे को बताइए, वो भर्ती के लिए आएगा, आवेदन करेगा, उसको इंटरव्यू लीजिए, उसको ट्रेनिंग कराइए, तब भरिए। तो आपको 2 ऑप्शन है, या तो इंटरनल की प्रमोशन कर दो नीचे वाले का, या फिर एक्सटर्नल बाहर से रिक्रूटमेंट करके लाओ, ठीक है। सेम केस यहाँ पर है। अब हमें 5,000 है जो अवेलेबल नहीं है, 2 केस हमारे पास, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हमने चलो ये भी कर लिया कि इंटरनल से हमने 1,000 का कर लिया, 1,000 लोगों को हमने प्रमोशन करके ट्रांसफर करवा के 1,000 की पोस्ट तो भर ली। अब बचा 4,000, इस 4,000 को हम क्या बोलेंगे, इस हम 4,000 को ही बोलेंगे दोस्तों मैन पावर गैप, कि ये 4,000 का गैप आ रहा है, इसे हम कहाँ से भरें। मैं मान लीजिए एक्सटर्नल में हमने बहुत कोशिश की, 1,000 भर भी लिया, 3 बचा, तो वो गैप आ रहा है, वो उसको कैसे भरोगे। तो अब ये 4,000 कैसे भरा जाएगा, इसके लिए बात होगी एक्शन प्लानिंग, कि अब आप एक्शन करोगे कि हमें ये 4,000 कैसे भरना। अब इसके लिए आप इश्तिहार निकालोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, टीवी में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, हर जगह करोगे, और कैसे ना कैसे करके इसको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है, चाहे ज़्यादा सैलरी देके करो या कुछ भी करो। तो आपने मान लीजिए 4,000 भी फिल कर लिए रिक्रूटमेंट के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने लास्ट पॉइंट पे आ गए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कि अब सारे लोग काम कर रहे हैं और उनको कंट्रोल और मॉनिटर करेगा उनका एक मैनेजर, कि सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, सारे काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, अच्छा लगा हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट करने के लिए, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, ठीक है दोस्तों। चलिए, वैसे आपको वाला पॉइंट समझ में आता गया होगा, वर्क स्टडी मेथड। मैं आपको नोट्स में दूंगा ना, तो वहाँ पे पूरा समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि वर्क स्टडी मेथड, एक बार आपको समझाया था एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर आप पेपर में लिख के आएंगे तो इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा और मार्क्स मिलने की, ज़्यादा मिलने की अच्छी आपकी चांस बन जाएगी। देखिए, वर्क स्टडी मेथड मैंने आपको बताया था कि एक प्रोडक्ट यानी कि एक यूनिट को बनाने में भैया टाइम कितना लगेगा, ये हम निकाल देते हैं वर्क स्टडी मेथड से, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि आप एग्जांपल दिया गया है प्लान आउटपुट फॉर नेक्स्ट ईयर, कि हमने सोचा कि हमें अगले साल में कितनी यूनिट बनानी है, 50,000 यूनिट। सिंपल, क्या बनानी है, 50,000 यूनिट बनानी है। और हमें पता है कि स्टैंडर्ड आर पर यूनिट नहीं, सिर्फ आर नहीं, स्टैंडर्ड आर का मतलब होता है कि जिस आर में सिर्फ काम किया गया हो, खाली ना बैठा हो। देखिए, मान लीजिए एक वर्कर है, ठीक है, मान लीजिए वर्कर है, इसका नाम है राम, ठीक है, ये राम है। मान लीजिए वर्कर है, एक मिनट, ये एक वर्कर है, ठीक है, और ये वर्कर काम करता है 8 घंटे, मतलब 8 घंटे की इसकी जॉब है। कितने घंटे की भैया, इसकी 8 घंटे की जॉब है। अब इस 8 घंटे में देखिए, इस 8 घंटे में क्या क्या है, इस 8 घंटे में भैया इसे 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, क्या के लिए, लंच के लिए। ये 1 घंटे लंच करता है, बीच में हाफ आवर, मान लीजिए आधा घंटा, हाफ आवर शाम का टाइम चाय वाय पीने का टाइम होता है इसका, हाफ आवर।
अब बीच में मान लीजिए 1 घंटा घर से किसी का फ़ोन आ गया या थोड़ा इधर चला गया तो चला गया, तो 1 घंटा उसमें भी निकाल देता है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, राम का वर्किंग आवर क्या, राम का वर्किंग आवर और राम का स्टैंडर्ड क्या, राम का स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या है, कि राम का वर्किंग आवर और राम का स्टैंडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वर्किंग आवर और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या क्या है। तो देखिए, अगर आप पूछे वर्किंग आवर तो वर्किंग आवर बोलोगे 8 घंटे, उसके 8 घंटे की जॉब है, वर्किंग आवर ये। लेकिन अगर मैं पूछूँ उसका स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या है, तो वो 8 घंटे नहीं है, क्योंकि 8 घंटे में उसने काम सिर्फ कितने घंटे किया, देखिए 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 ढाई, 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में तो फिर चाय नाश्ता खाना पीना खा लिया ना, काम थोड़ी किया उसने। तो 8 में से अगर आप 2.5 माइनस कर देंगे, 8 में से अगर आप 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5.5, कितना 5.5 ही बचेगा ना भाई। 5.5 घंटे इसका आप बताएंगे क्या, कि भैया 5.5 घंटे जो है वो है आपके वर्कर का क्या, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर। कि भैया 8 घंटे में सिर्फ वो 5.5 घंटे ऐसे होते हैं वो लग के काम करता है, इधर उधर नहीं देखता, फ़ोन नहीं चलाता, कुछ भी नहीं करता, ये 5.5 घंटे ऐसे हैं। बाकी में थोड़ा चाय नाश्ता खाना पीना अलग अलग। तो आपको समझ में आया वर्किंग आवर और स्टैंडर्ड वर्किंग आवर में डिफरेंस। वर्किंग आवर जो उसकी जॉब की टाइम है कि ये 8 घंटे की, लेकिन स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या होता है कि कितने घंटे उसने एक्चुअल में काम किया, 8 घंटे में एक्चुअल उसने कितने घंटे काम किया, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वर्किंग आवर। इसीलिए मैंने आपको ये अलग से एग्जाम्पल समझाया कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या है कि 2 घंटे। कंपनी ने बताया कि हमारे जो व्यक्ति है, हमारा वर्कर है, उसका स्टैंडर्ड वर्किंग 2 घंटे है, कि वो एक मशीन पर 2 घंटे काम कर देता है वो। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड है। तो एक यूनिट, कि वो एक यूनिट क्या कह रहा है, ये एक यूनिट वो 2 घंटे में बना पाता है, एक यूनिट 2 घंटे में बना पाता है। प्लांट आर रिक्वायर्ड, तो भैया कितने घंटे रिक्वायर होंगे 50,000 यूनिट बनाने के लिए। देखिए, एक यूनिट 2 घंटे बनाता है, तो 50,000 यूनिट कितने घंटे बनाएगा, बचपन का क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000 घंटे, कि 1,00,000 घंटे में पूरे 50,000 यूनिट बन के रेडी होंगे। क्लियर बात, आगे बात करते हैं। प्रोडक्टिव आर पर वर्कर इन द ईयर, कि भैया प्रोडक्टिव आर पर वर्कर इन द ईयर, कि जब कंपनी ने पूरे वर्कर के प्रोडक्टिव आर जोड़े कि भैया एक वर्कर पूरा साल कितने घंटे सही से काम करता है बिना यहाँ वहाँ देखे, सिर्फ काम पर ध्यान, तो कंपनी ने बताया कि 2,000 घंटे ऐसा होता है कि ये प्रोडक्टिव घंटे उसके, कि इन घंटों में वो यहाँ वहाँ नहीं जाता, सिर्फ काम ही काम करता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या कि हमें कितने वर्कर चाहिए होंगे इस काम को करने के लिए। तो देखिए, नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, कि भैया हमें 1,00,000 क्या, 1,00,000 हमारे निकल गया घंटे की, 1,00,000 घंटे काम होना है और हमारा एक वर्कर 2,000 घंटे काम करता है, तो हमने उसे डिवाइड किया था, 50 वर्कर निकल के आए कि भैया 50 वर्कर अपने 2,000 घंटे के हिसाब से काम कर लेंगे तो वो 1,00,000 यूनिट पूरी बना देंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया हो आपका वर्क स्टडी मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, एस्पेक्ट्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि मैन पावर प्लानिंग के और एस्पेक्ट्स क्या हैं जान लेते हैं। पहला, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसके 2 टाइप होते हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड का मतलब क्या होता है कि काम का भार कितना है हर डिपार्टमेंट पे। आपको पता है एक जो बिजनेस होता है, एक मिनट, एक जो बिजनेस होता है दोस्तों, आपको पता है कि एक बिजनेस है, ठीक है, आप एक बिजनेस है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्या है डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, XYZ, सेलिंग, प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, एडवर्टीजमेंट, ऐसे करके बहुत सारे आपके जो होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, वर्कलोड। वर्कलोड मतलब काम का भार। अब वर्कलोड कम पड़ता है जब लोग कम हो काम ज़्यादा हो, क्या, लोग कम काम ज़्यादा, लोग कम काम ज़्यादा। जब लोग कम होंगे काम ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं, उस पोजीशन को बोलते हैं वर्कलोड, कि भैया एम्प्लॉय के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, क्यों, लोग कम है। अब एक मान लीजिए 10 यूनिट बनानी है किसी को, 10 यूनिट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब 10 यूनिट में अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होंगे, 5 लोग होंगे, तो हर किसी के सर पे 2-2 होगा, मतलब 2-2 यूनिट का वर्कलोड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग हैं तो सब पे 1-1 का होगा, तो वर्कलोड कम होगा। लेकिन जहाँ पे सिर्फ 5 कर दिए तो वर्कलोड भैया कम हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 ही लोग हैं, सिर्फ 2 लोग, 10 यूनिट और सिर्फ 2 लोग, तो अब इन पे लोड कितना आ गया, 5-5। तो अब इन इस स्थिति को क्या बोल देंगे, वर्कलोड, कि भैया हम पे तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ रखा है ना। तो जब काम ज़्यादा,
लोग कम तो उसे बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। तो इस स्थिति में कंपनी क्या करती है, अपने रिक्रूटमेंट करती है कि भाई लोग कम है तो लोगों को भर्ती करो, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है। आगे वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स क्या होता है कि वर्क फोर्स कि भाई अब जरूर थोड़ी कि एक बिजनेस में सारे एम्प्लॉय प्रेजेंट ही हों, कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ नौकरी छोड़ के चले जाते हैं बीच काम में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, लोगों की कमी हो गई, तो वहाँ पे भी आपकी भर्ती हो जाती है वर्क फोर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट क्वालिटेटिव, दूसरा क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि भाई स्किल। आपको पता है आज के ज़माने में स्किल मैटर करती है, क्या स्किल, लोग नई नई स्किल सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, है ना, ये सारी क्या स्किल है कि अगर आपका स्किल है तो जॉब तो आपको दोस्तों मिल ही जाएगी। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में एक स्किल एक्वायर ज़रूर करें, कुछ भी हो, एडिटिंग हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो पीपीटी पे, है ना, इसीलिए स्किल बहुत ज़रूरी है। तो स्किल के अकॉर्डिंग भी भर्ती होती है कि मान लीजिए कोई नई स्किल मार्केट में आई तो कंपनी को वो बंदा चाहिए, तो उस स्किल वाले बंदे को उन्होंने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, एक्वायर मतलब भर्ती कर लिया। तो ये पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट देखें लेवल्स ऑफ एचआरपी, कि एचआरपी कौन कौन से लेवल होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली समझ लीजिए। देखिए क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा निकल चुका है, क्या, एचआरपी प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट वही था चैप्टर के अंदर एचआरपी प्रोसेस, और उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिए हैं, वो पढ़ लेना जाके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देखिए लेवल्स, पहला नेशनल लेवल। नेशनल लेवल का मतलब होता है कि हमारी सरकार है, सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए काम करती रहती है, नई नई स्कीम निकालती रहती है, जिससे लोग प्रोत्साहित हों, जॉब करें, जॉब करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, देश का प्रोडक्शन होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है ना, जीडीपी जानते होगे ना भाई, कॉमर्स के बच्चे हो, जीडीपी जानते ही होगे, है ना। आगे करें सेक्टरल लेवल, आपको पता है सेक्टर बहुत तरीके के होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, है ना, जितने भी सेक्टर होते हैं उन सब सेक्टरों के लिए भी लॉ बनाती है कौन, गवर्नमेंट, जैसे कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बढ़े। अगला इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल भी बहुत सारा होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे कंपनियाँ जो होती हैं वो चाहती है कि हमारा वर्कर हमारे कंपनी में ज़्यादा दिन तक रहे, हमारी लेबर टर्नओवर रेट कम रहे। लेबर टर्नओवर रेट मैंने बताया बहुत बार आपको, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है जब एक कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉय नए आ रहे हैं उससे ज़्यादा छोड़ के जाएँ तो उसकी लेबर टर्नओवर रेट हाई हो जाती है। इसका मतलब कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, वर्कर वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। यूनिट लेवल, यूनिट लेवल का मतलब कि जितनी यूनिट चाहिए उस हिसाब से अगर बंदे कम है, मान लीजिए बताया था ना यहाँ पे कि 50,000 यूनिट बनानी है, ठीक है, कितनी, 50,000 यूनिट आपको बनानी है, और हम निकाला था क्या कि 50,000 यूनिट के लिए 50 लोग चाहिए, लेकिन हम पे 25 ही हैं, तो ये 25 को क्या करेंगे, इन 25 को हम इन्हों को देंगे नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, तो इस 25 के लिए हम भर्ती करेंगे, उसे बोलते हैं यूनिट लेवल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है प्रॉब्लम इन एचआरपी, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन से हर्डल्स या कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। देखिए पहला एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, कि भैया एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, एम्प्लॉय रहता ही नहीं है। अब देखिए कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई नई जॉब ज्वाइन की, अब क्या तुरंत जॉब ज्वाइन हो जाती है, नहीं दोस्तों। एक बिजनेस को, मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, ये कोई बिजनेस है, इस बिजनेस को कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो यहाँ पहले एम्प्लॉय के लिए एडवर्टीजमेंट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट, फिर एम्प्लॉय यहाँ पे अप्लाई करेगा, फिर एम्प्लॉय यहाँ पे आएगा, पहले मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दे दिया, फिर वहाँ पे इंटरव्यू देगा, फिर उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसका ओरिएंटेशन होगा, तब जाके कहीं पे उसकी रिक्रूटमेंट पूरी हो पाएगी, तब जाके कहीं वो जॉब पे लग पाएगा। इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है एक बिजनेस को उस एम्प्लॉय के लिए, और इसमें उसको क्या आता है, खर्चा भी आता है, एक्सपेंस भी आता है। इतना करने के बाद जब उसने एम्प्लॉय को लगाया, एम्प्लॉय ने क्या किया, 4-5 दिन, महीने, 2 महीने काम किया, जॉब छोड़ दी, क्यों, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, हो सकता है उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो सकता है उसका मन ना लग रहा हो, मन मतलब उसे एनवायरनमेंट अच्छा लगा हो सकता है उसकी बन ना रही हो अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट से, है ना, कुछ भी फैक्टर हो सकता है। तो उसने जॉब छोड़ दी, उसके लिए क्या था, जॉब छोड़ दी, लेकिन उसके ऊपर तो यहाँ इतना सारा खर्चा किया गया, ये क्या है, ये बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, लॉस, कि उसने इतना खर्चा भी किया और एम्प्लॉय निकला कैसा नहीं, रेजिस्टेंट नहीं निकला, एम्प्लॉय टिकाऊ नहीं निकला, ठीक है ना। तो इससे घाटा किसको हो गया, घाटा हो गया आपके बिजनेस को। आगे बात करें भाई, अगला देखिए अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है कि नहीं पता, आपको पता है एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता आगे क्या हो, कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय की डेथ हो सकती है, मतलब नया वर्कर की डेथ हो गई, या कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया जिसके कारण आपको एम्प्लॉय की सैलरी कम करनी पड़ी या एम्प्लॉय को निकालना पड़ा, तो इससे भी घाटा आपको ही है। तो कुछ भी नहीं पता, एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, अनिश्चित है, किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, उस कारण से भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आगे इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
कि सिस्टम कैसा है इन्फॉर्मेशन का, इनएफिशिएंट है, लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन का अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो एक एम्प्लॉय अपने बात अपने एम्प्लॉयर तक कैसे पहुंचाएगा और एक एम्प्लॉयर अपनी बात अपने एम्प्लॉय तक कैसे पहुंचाएगा। और अगर सही बात इन दोनों के बीच में नहीं पहुंची तो दोनों के बीच में क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, और मिसकम्युनिकेशन होगा तो या तो एम्प्लॉय जॉब छोड़ देगा या एम्प्लॉयर से जॉब से निकाल देगा। दोनों केस में घाटा थोड़ा बहुत आपका एम्प्लॉयर का भी होता है, क्योंकि बिजनेस में लोग कम होंगे तो काम कौन करेगा, उनका गोल पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बढ़िया नहीं होता। आगे बात करें, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात, कभी टॉप मैनेजर सपोर्ट करता ही नहीं, किसको, एचआर डिपार्टमेंट को। डेवलपमेंट नहीं है, डिपार्टमेंट है भाई। देखो, लोगों को भर्ती करना काम किसका है, एचआर का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। अब भैया टॉप मैनेजमेंट कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको दे रखी है, आप खुद देखो। अब भैया उसे पूरा सपोर्ट मिल नहीं रहा, ऊपर से उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कभी कभी वो भी डिमोटिवेट हो जाता है और दिक्कतें फेस करता है। अगला है दोस्तों, टाइम एंड एक्सपेंसिव। आपको पता है एचआरपी यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसके पास एक ऑर्डर आया 1,00,000 यूनिट्स बनाने का, ठीक है, 1,00,000 यूनिट बनाने का। उसके पास मान लीजिए, मैंने अभी आपका एग्जाम्पल है, सेम वो एग्जाम्पल, 1,00,000 यूनिट बनाने का उस पर ऑर्डर आया, और उसे बनाने के लिए मान लीजिए उसे 10,000 लोग चाहिए, मान के चल रहे हैं 10,000 चाहिए। 10,000 में 5 तो हैं, 5 दोस्तों नहीं है, तो अब मान लीजिए ऑर्डर से जो देना है वो ऑर्डर 1 मंथ के हैं, 1 महीने के अंदर ही देना है। तो क्या ये 5 उसे तुरंत मिल जाएंगे? क्या ये 5,000 एम्प्लॉय तुरंत आसमान से टपक पड़ेंगे? या ये एडवर्टीजमेंट देगा तो क्या 5 तुरंत ज्वाइन कर लेंगे कि चलो 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 वहाँ से एडवर्टीजमेंट आया? नहीं दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा लोग नहीं ज्वाइन करते, टाइम लगता है ज्वाइनिंग में। ये थोड़ी आपको अभी चाहिए तो अभी आपको एम्प्लॉय मिल जाए, टाइम लगता है इस रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस के अंदर। क्योंकि अगर मान लीजिए 5,000 आ भी गए तो इनकी ट्रेनिंग, इनका डेवलपमेंट, इनका इंटरव्यू, एग्जाम, इन सारे प्रोसेस कंप्लीट करने में भी 1 महीना लग ही जाता है, ठीक है। और 1 महीने बाद तो इन्हें अपना ऑर्डर कंप्लीट ऑर्डर देना है ना। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव तो मैंने आपको बताया होता ही है, इतने सारे प्रोसीजर इन पर करने के बाद कितना खर्चा होता है कंपनी का, है ना। और लास्ट पॉइंट हमारा अनबैलेंस फोकस। और कभी कभार जो एचआरपी अनबैलेंस फोकस भी करता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कि दोनों को सेम निगाहों से नहीं देखता। वर्क फोर्स बताया था मैंने आपको, वर्क फोर्स एनालिसिस, की लोग चाहिए होते हैं वर्क फोर्स के अकॉर्डिंग, कि छुट्टी पे चले गए या जॉब पे नहीं है या फिर रिटायर हो गए तो उसके हिसाब से, तो वहाँ पे अनबैलेंस फोकस भी इसका हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमने चैप्टर खत्म करा अपना आज, चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 1 दोस्तों इसी के साथ हमारी फिनिश हो जाती है। पूरी प्लेलिस्ट, यूनिट नंबर 1 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लेना दोस्तों। आज हमने अपनी यूनिट नंबर 1 खत्म कर लिया एचआरएम की, नेक्स्ट क्लास से एचआरएम का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।